संविधान में तो वक्फ बोर्ड कहीं लिखा ही नहीं है। भारत ये कानून जो है ना, ये वक्फ एक्ट, ये अनकुरानिक भी है, अन इस्लामिक भी है। मैं अनकुरानिक और अन इस्लामिक क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वक्फ एक्ट ये मज़ार को, दरगाह को भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता है, जबकि मज़ार बनाना और मज़ार पे जाना, दरगाह बनाना, दरगाह पे जाना हराम है। यहाँ पे G20 का सम्मेलन हुआ था, तो सारे पूरे दुनिया के जो राष्ट्राध्यक्ष आए सब लोग गए गांधी जी की समाधि स्थल पे, लेकिन अरब के जो किंग हैं वो नहीं गए। क्यों नहीं गए गांधी समाधि? क्योंकि जिसको हम समाधि स्थल कहते हैं, गांधी समाधि स्थल, उसको ही मज़ार कहा जाता है, उसको दरगाह कहा जाता है, मज़ार कहते हैं। तो मज़ार पे जाना, दरगाह पे जाना हराम है। इसलिए अरब के जो सुल्तान हैं वो नहीं गए गांधी समाधि स्थल पे, बाकी सब लोग चले गए थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अन कुरानिक भी है, अन इस्लामिक भी है। आप कहते हो कि भारत सेकुलर देश है, 1976 में आपने इसमें सेकुलर शब्द भी जोड़ दिया। सेकुलरिज्म का मतलब होता है एक देश एक विधान। कांग्रेस ने भी लगभग 50 कानून लूटने और बांटने के लिए बनाया हुआ है। वक्फ एक्ट बनाया, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया, आपके माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट बनाया, आपका प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया, ऐसे बहुत सारे देश विरोधी, संविधान विरोधी कानून बनाए हैं। कुरान के किस पन्ने पे मज़ार लिखा है, कुरान के किस पन्ने पे दरगाह लिखा है, कुरान के किस पन्ने पे पक्का कब्रिस्तान लिखा है, वो दिखाएं। मैं ओवैसी से पूछना चाहता हूँ कि जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ, अरब, दुबई, अबू धाबी, मस्कट, कुवैत, बहरीन में एक भी मज़ार क्यों नहीं है? वक्फ बोर्ड संशोधन बिल मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आज संसद में पेश कर दिया, लेकिन उसी के साथ में जो बहस हुई तो उसमें कुछ विवादित टिप्पणियां निकल करके सामने आई। देखिए, आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह बिल है क्या, इसमें संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता उपाध्याय जी। सर, कैसे देखेंगे कि इस सबसे पहले हम समझने की कोशिश करें कि आखिर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल है क्या? देखिए, 1954 में नेहरू जी ने वक्फ कानून बनाया, 1984 में उसको इंदिरा जी ने और बदलाव की, मजबूत कर दिया, बाद में राजीव जी ने उसको मजबूत किया और बाद में नरसिम्हा राव जी ने उसको और पावर दे दिया। 2013 में जाते जाते मनमोहन सिंह ने उसको एकदम अनलिमिटेड पावर दे दिया कि जहां मन करे वो उस ज़मीन पे हाथ रखे, वो ज़मीन वक्फ की हो गई। भारत के संविधान में वक्फ नाम का शब्द ही नहीं है। भारत के संविधान में WAQF कहीं लिखा ही नहीं है। इसके बावजूद कांग्रेस ने वक्फ एक्ट बना दिया, वक्फ ट्रिब्यूनल बना दिया, वक्फ बोर्ड बना दिया, सब कुछ चल रहा है। और आज की डेट में 9 लाख एकड़ ज़मीन, 9 लाख संख्या के हिसाब से 9 लाख प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी बन गई और एरिया के हिसाब से 10 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। ये पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकुरानिक है, अन इस्लामिक है। मतलब उसको इतनी अनलिमिटेड पावर दे दिया कि गांव देहात में जो खेल के मैदान होते हैं, चारागाह होते हैं, ऊसर ज़मीन होती है, बंजर ज़मीन होती है, उस पर वक्फ बोर्ड ने उसको अपनी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। उत्तराखंड के जंगलों में बहुत सारे स्थानों पे वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। रेलवे के ज़मीन पे, हाईवे के किनारे, नदियों किनारे वाली जो ज़मीन होती है, पठान एरिया, उसको उसने वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। अभी छोटे वाले वैसे तो बोल रहे थे कि हैदराबाद एयरपोर्ट भी वक्फ प्रॉपर्टी है। एक आदमी कह रहे थे कि अंबानी का जो घर है बड़ा वाला बना हुआ है, वो भी वक्फ प्रॉपर्टी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी वक्फ बोर्ड ने बोला है हमारी वक्फ प्रॉपर्टी है। तो कल को राष्ट्रपति को बोलेंगे। अभी कल एक जज साहब का बयान आया, बोले ऐसे टुकड़े टुकड़े में क्यों कर रहे, काम करो पूरे भारत को भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो। इस घटिया कानून का नतीजा ये था कि वक्फ बोर्ड ने 10 लाख एकड़ ज़मीन कर लिया। 10 लाख एकड़ का मतलब ये हुआ कि दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख से कम है। जैसे मालदीव का क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है और वक्फ बोर्ड का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ है। यानी भारत में वक्फ बोर्ड की ज़मीन के ऊपर 12 मालदीव बन सकते हैं। सिंगापुर का क्षेत्रफल 1,80,000 एकड़ है और वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़। इसका मतलब हुआ कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे 6 सिंगापुर बसाए जा सकते हैं। इसी तरीके बहरीन का एरिया 1,90,000 एकड़ है, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़, यानी भारत में वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे आपके 5 बहरीन बन सकते हैं। हांगकांग का एरिया 2,75,000 एकड़ है, डेनमार्क का एरिया 3,45,000 एकड़ है, फिनलैंड का एरिया 3,90,000 एकड़ है, मॉरिशस का एरिया 5 लाख एकड़ है। अब आप सोचिए, मॉरिशस इतना बड़ा देश, 5 लाख एकड़ ज़मीन और वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़। इसका मतलब भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 2 मॉरिशस बनाए जा सकते हैं। लग्जमबर्ग का एरिया 6,40,000 एकड़, साइप्रस का एरिया 8 लाख एकड़, जॉर्जिया का एरिया 9.5 लाख एकड़ और वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ ज़मीन। ये ज़मीनें पूरी तरीके से या तो हिंदुओं की छीन ली गई ज़मीन, या जैनों की, या बौद्ध की, या सिख की, और बहुत सारी ज़मीन तो इनफैक्ट मुस्लिम्स की भी ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर ली गई है। पब्लिक लैंड को कब्ज़ा कर लिया गया है। जो पहाड़ों को, पहाड़ियों को, जंगल को, हाईवे के किनारे, सड़क किनारे, रेलवे स्टेशन के किनारे, हर जगह वक्फ बोर्ड करता जा रहा है। और ये कानून केवल
ऐसा नहीं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान में तो वक्फ बोर्ड कहीं लिखा ही नहीं है। भारत ये कानून जो है ना, ये वक्फ एक्ट, ये अन कुरानिक भी है, अन इस्लामिक भी है। मैं अन कुरानिक और अन इस्लामिक क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वक्फ एक्ट ये मज़ार को, दरगाह को भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता है, जबकि मज़ार बनाना और मज़ार पे जाना, दरगाह बनाना, दरगाह पे जाना हराम है। जहाँ इस्लाम शुरू हुआ वहाँ पे एक भी मज़ार नहीं है, एक भी दरगाह नहीं है, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। आप अरब देख लीजिए, कुवैत देख लीजिए, अबू धाबी देख लीजिए, बहरीन देख लीजिए, मस्कट देख लीजिए, ओमान देख लीजिए, कतर देख लीजिए, कहीं पे आपको मज़ार नहीं मिलेगी, कहीं आपको दरगाह नहीं मिलेगी, कहीं आपको पक्का कब्रिस्तान नहीं मिलेगा। और ये वक्फ बोर्ड उसको भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रहा है। यहाँ पे G20 का सम्मेलन हुआ था, तो सारे पूरे दुनिया के जो राष्ट्राध्यक्ष आए सब लोग गए गांधी जी की समाधि स्थल पे, लेकिन अरब के जो किंग हैं वो नहीं गए। क्यों नहीं गए गांधी समाधि? क्योंकि जिसको हम समाधि स्थल कहते हैं, गांधी समाधि स्थल, उसको ही मज़ार कहा जाता है, उसको दरगाह कहा जाता है, मज़ार कहते हैं। तो मज़ार पे जाना, दरगाह पे जाना हराम है। इसलिए अरब के जो सुल्तान है वो नहीं गए गांधी समाधि स्थल पे, बाकी सब लोग चले गए थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अन कुरानिक भी है, अन इस्लामिक भी है। और एक बहुत बड़ी बात ये, एक तरफ आप कहते हो कि भारत सेकुलर देश है, 1976 में आपने इसमें सेकुलर शब्द भी जोड़ दिया। सेकुलरिज्म का मतलब होता है एक देश एक विधान। सेकुलरिज्म का मतलब फिर मज़हब के आधार पर कोई कानून नहीं होगा। भारत में सबके लिए बाकायदा चैरिटी एक्ट है, ट्रस्ट एक्ट है, सोसाइटी, फिर एक मज़हब के लिए अलग से वक्फ एक्ट क्यों, वक्फ बोर्ड क्यों, वक्फ ट्रिब्यूनल क्यों? अगर वास्तव में अगर वक्फ एक्ट जायज़ है, वक्फ बोर्ड जायज़ है, वक्फ ट्रिब्यूनल जायज़ है, तो फिर तो आप इसमें काम करिए, संविधान से सेकुलर शब्द हटा दीजिए। और उसके बाद हिंदुओं को भी अलाउ कर दीजिए कि हिंदू अपना हिंदू बोर्ड बना लें और हिंदू अपना ट्रिब्यूनल बना लें, जैन अपना जैन बोर्ड बना लें, जैन ट्रिब्यूनल बना लें, सिख फिर अपना सिख बोर्ड और सिख ट्रिब्यूनल बना लें, बौद्ध अपना बौद्ध बोर्ड, बौद्ध ट्रिब्यूनल बना लें, ईसाई अपना ईसाई बोर्ड, ईसाई ट्रिब्यूनल बना लें, पारसी अपना बोर्ड और ट्रिब्यूनल बना लें, यहूदी अपना बोर्ड और ट्रिब्यूनल बनाए, बहाई अपना बोर्ड और ट्रिब्यूनल बनाए। तो फिर क्या होगा इस देश का? फिर किस बात का ये संविधान? संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, संविधान। ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो उसको कहते हैं संविधान। तो जब भारत में हम कह रहे हैं संविधान है, ऊपर से सेकुलर और भी जोड़ दिया, और फिर मज़हब के आधार पे कानून को जायज़ भी ठहरा रहे हैं। अगर एक मज़हब के लिए कानून बनेगा फिर तो सब मज़हब के लिए अपना अपना कानून होगा। एक मज़हब के लिए बोर्ड बनेगा फिर सब मज़हब के लिए बोर्ड होगा। एक मज़हब के लिए ट्रिब्यूनल होगा तो सबके लिए ट्रिब्यूनल होना चाहिए। इसलिए मेरा ये कहना है, इस मामले को यहीं ख़त्म करना चाहिए। एक समान धर्मस्थल संहिता, समान दान संहिता, समान संपत्ति संहिता, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड, यूनिफॉर्म चैरिटी कोड, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड सबके लिए होना चाहिए, जिससे झगड़ा खत्म हो जाए। नहीं तो अननेसेसरी अगर एक को अलाउ करेंगे तो सब मांग करेंगे। अब सवाल इस बात का कि आज इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इससे पहले कभी किसी ने इसमें संशोधन की ज़रूरत क्यों नहीं समझी? देखिए, हम लोग इसके खिलाफ काफ़ी दिन से आवाज़ उड़ा रहे हैं। हमारी तो आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज मेरी PIL पे कोर्ट में सुनवाई हुई है और आज ही संसद में ये बिल भी आया है। तो आज बड़ा मेरे लिए बहुत हिस्टोरिक दिन है। आप तो लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं। मैं हूँ, विष्णु शंकर जैन जी हैं, उनके पिताजी हरिशंकर जैन जी हैं। हम लोग इसके खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो कम से कम भाई 2022 में मैं 90 जिलों में गया था। 2022 में मैं सैटरडे संडे केवल 3 संडे अपने घर में रहा हूँ, बाकी सब मैं अपने पूरे देश में घूमता रहा। 2023 में मैं 115 जिलों में गया था, केवल एक संडे अपने घर में रुका था क्योंकि उस समय दिवाली थी, उस दिन दिवाली पड़ी थी। 2024 में अभी तक सैटरडे संडे आया नहीं। मैं देश में घूम रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि कांग्रेस ने कैसे कैसे संविधान विरोधी कानून बनाए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूँ, आप अंग्रेज़ी कानून तो 100% ख़त्म कर दीजिए, 1950 तक के सारे कानून, क्योंकि अंग्रेज़ों ने एक भी कानून देश के लिए नहीं बनाया था। अंग्रेज़ों ने 100% कानून लूटने और बांटने के लिए बनाया था। कांग्रेस ने भी लगभग 50 कानून लूटने और बांटने के लिए बनाया हुआ है। वक्फ एक्ट बनाया, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया, आपके माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट बनाया, आपका प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया, ऐसे बहुत सारे देश विरोधी, संविधान विरोधी कानून बनाए हैं। तो इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा, आप कांग्रेस के द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करवाइए, कमीशन बनाइए या उसको लॉ कमीशन को हैंड ओवर करिए, लेकिन कांग्रेसी कानूनों की समीक्षा ज़रूरी है। जैसे अंग्रेज़ों ने लूटने और बांटने के लिए कानून बनाया था, ऐसे ही कांग्रेस ने लूटने और बांटने के लिए कानून बनाया हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी फिर भी कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करने वाला ये संशोधन बिल है। मैं ओवैसी को चैलेंज करता हूं कि भारत के संविधान के मुझे बताएं कि किस पन्ने पे वक्फ लिखा हुआ है और किस आर्टिकल में वक्फ लिखा हुआ है। और ओवैसी को मैं ये भी चैलेंज करता हूं कि वो एक बार कुरान में किस आयत में मज़ार लिखा हुआ है, कुरान के किस पन्ने पे मज़ार लिखा है, कुरान के किस पन्ने पे दरगाह लिखा है,
कुरान के किस पन्ने पे पक्का कब्रिस्तान लिखा है वो दिखाएं। मैं ओवैसी से पूछना चाहता हूँ कि जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ, अरब, दुबई, अबू धाबी, मस्कट, कुवैत, बहरीन में एक भी मज़ार क्यों नहीं है, वहाँ एक भी दरगाह क्यों नहीं है, वहाँ एक भी पक्का कब्रिस्तान क्यों नहीं है? ओवैसी को इसका जवाब देना चाहिए। जो अखिलेश यादव या बाकी अन्य पार्टियां हैं, जो गठबंधन की पार्टियां हैं, वो जो विरोध कर रही हैं, क्योंकि इसको कई राज्यों में अभी हाल ही में चुनाव होने वाले हैं, कि चुनाव को ध्यान में रख करके भाजपा ने ऐसा बिल पेश किया है। संविधान विरोधी ये कानून है। मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम सरकार इस पे बिल ले आई है। सरकार बिल लाई है, उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन मेरा ये कहना है एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए, जो कानून होना चाहिए सबके लिए एक होना चाहिए। तो एक सवाल और, बिल पास होने के बाद तो कानून अगर बन जाता है तो इससे लाभ किसको होगा और कितना होगा? देखिए, फर्जीवाड़ा बंद हो जाएगा और अभी तो कानून बन जाए तो मैं देखता हूँ। मेरा ये मानना है कि ये कानून अगर आज की डेट से लागू होगा जी तो उतना इसका इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि फ्रॉड तो सब पहले हो चुका है, ज़मीनों पर कब्जा तो हो चुका है। इसलिए अगर ये कानून लागू भी होना चाहिए तो ये 15 अगस्त 1947 से लागू होना चाहिए कि 1947 के बाद कितनी ज़मीनों का खेल हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर जो खेल हुआ है बाद में जब इसको अनलिमिटेड पावर मिली 1995 में, उसके बाद खूब खेल हुआ है। 2013 में तो बिल्कुल ही इसको अनलिमिटेड पावर दे दिया था। तो इसलिए जैसे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कट ऑफ डेट 15 अगस्त 1947 है, इसकी भी कट ऑफ डेट इसको रेट्रोस्पेक्टिव लागू करना चाहिए, 15 अगस्त 1947 से लागू होना चाहिए। और जो वो 9 लाख प्रॉपर्टी है, जो वो 10 लाख एकड़ ज़मीन है, उसकी प्रॉपर ऑडिट होनी चाहिए। सबसे पहले ये देखा जाना चाहिए कि जो वक्फ कह रहे हैं कहीं वो कितनी उसमें से ज़मीनें सरकार की है, कितनी रेलवे की है, कितनी वन विभाग की है, कितनी और अलग अलग विभाग की है, कितनी जो है उसमें प्राइवेट है। और ये भी देखना चाहिए कि उसमें से कितनी ज़मीनें हिंदुओं की है, कितनी जैन की है, कितनी बौद्ध की है, कितनी सिख की है। ये भी देखना चाहिए कि कितनी उसमें ज़मीनें मुस्लिम्स की हैं। और उसमें ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम न चाहते हुए ज़बरदस्ती उनसे छीन लिया गया, ऐसा भी है, क्योंकि 120 PIL आई है पूरे देश में, उसमें से 20 पिटीशन मुसलमानों ने फाइल किया हुआ है। मुस्लिम भी इससे बहुत दुखी हैं, मुसलमानों की ज़मीनों पर भी कब्जा हो गया है। तो ये इसकी प्रॉपर ऑडिट होनी चाहिए, इसकी कंप्लीट ऑडिट की ज़रूरत है। लगता है बहुत पहले आ जाना चाहिए था। बहुत पहले आना चाहिए था, लेकिन ठीक है, जो काम जब होना होता तभी होता है।